आदरणीय मित्रों, नमस्कार। मैं ओपी शर्मा, ज्योतिषाचार्य, नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज हम ज्योतिष ज्ञान के इस कार्यक्रम में पुनः नए विषय के साथ प्रस्तुत करते हैं। आज का विषय हमारा ज्योतिष के अकाट्य सूत्र का पार्ट 3 आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। जैसे कि मैंने बताया, ये जो अकाट्य सूत्र ज्योतिष के हैं वो क्लासिकल बुक से लिए गए हैं। ये क्लासिकल बुक जो कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा जो तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया है, उसके द्वारा ये सूत्र उन्होंने अपनी क्लासिकल बुक्स में उल्लेखित किए हैं, वही मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तो और देर न करते हुए प्रथम सूत्र में बतलाता हूँ। लग्नेश जब 12वें भाव में बैठा हो कुंडली में, लग्न से जब 12 गिनते हैं हम बाईं ओर से, तो 12वें नंबर पे 12वां भाव होता है द्वादश भाव। लग्नेश 12वें भाव में बैठा हो तो व्यक्ति के दुश्मन बहुत अधिक होते हैं। जीवन में इनके झूठे आरोप लगते हैं, आत्महत्या करने के विचार आते हैं। यह योग परेशानी का सूचक है, अवयोग है, नेगेटिव योग है। निश्चित रूप से जब लग्नेश 12वें भाव में बैठते हैं तो वह लग्न की हानि होती है, नेगेटिव व्यक्ति की सोच हो जाती है, इम्यूनिटी पावर भी कम हो जाती है और उसकी डिसीजन पावर भी कम हो जाती है। तमाम जो चीज़ें हैं नेगेटिव होती है। यहाँ तक कि यदि लग्नेश 12वें भाव में चला जाता है तो उसको अपनी जन्मभूमि पर तरक्की नहीं होती है, सफलता नहीं प्राप्त होती है। तो उसे जन्म स्थान से दूर जब जाता है तो वो सफलताएं प्राप्त करता है। अब दूसरा सूत्र है, राहु की महादशा व केतु की अंतर्दशा हो तो यह समय बहुत ही उलझन वाला, समस्या कष्ट देने वाला, कष्टदायक समय होता है। निश्चित रूप से राहु की महादशा हमेशा कष्टकारी होती है। यदि राहु अच्छी स्थिति में भी कुंडली में हो तब भी वह या तो स्टार्टिंग का समय या लास्ट का समय कष्टकारी देता है, और उसमें राहु केतु का ही अंतर आ जाए तो निश्चित रूप से वह समय बहुत ही कष्टपूर्ण होता है, असहनीय हो जाता है। तीसरा सूत्र, द्वितीय भाव का स्वामी नवम या एकादश भाव में हो। द्वितीयेश धनेश यदि नवम में हो या एकादश में हो तो जातक का बाल्यकाल बहुत कष्टपूर्ण होता है, लेकिन बाद का पूर्ण समय सुखमय, आरामपूर्ण, बिना किसी कष्ट के व्यक्ति व्यतीत कर लेता है वह व्यक्ति। फिर से, द्वितीय धनेश नवम में हो या एकादश में हो तो उसका बाल्यकाल कष्टपूर्ण, लेकिन बाद का समय अच्छा निकलता है। चौथा सूत्र है, लग्नेश द्वितीय भाव में व द्वितीयेश लगन में हो, अर्थात राशि परिवर्तन हो तो व्यक्ति को बिना प्रयास के ही बहुत धन प्राप्त होता है। धन कमाने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ती है। जातक अत्यधिक धनवान होता, निश्चित सही बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। धनेश और लग्नेश का राशि परिवर्तन जातक को धन की कोई कमी नहीं देता है। पांचवा सूत्र, सूर्य कुंडली के 11वें भाव में हो तो व्यक्ति के दुश्मन बहुत होते हैं, लेकिन सदैव आप दुश्मनों पर भारी पड़ेंगे, शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे, शत्रु परास्त होंगे, शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जिनके भी सूर्य एकादश भाव में होते हैं उनको काफ़ी कष्ट आते हैं, लेकिन शत्रु हंता योग बनाता है। छठा सूत्र है, अष्टम के स्वामी पर, अष्टमेश पर जब गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो जातक की उम्र लंबी हो जाती है। इसमें तो कहना ही क्या, अष्टम में जो होता है वह आयु का ग्रह है और उस पर गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो निश्चित रूप से वो दीर्घायु हो जाता है। शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह। सातवां सूत्र है, स्त्री की कुंडली में राहु द्वितीय भाव में हो तो जाति का स्वदेश में रहकर खुश नहीं रह पाएगी, या तो जन्म स्थान से दूर परदेश में चली जाएगी। परदेश ही जाना चाहिए, तभी खुश एवं सुखी रहे। आठवां सूत्र है, उच्च के शनि पर मंगल की दृष्टि कहीं से भी पड़ जाए तो जातक निसंदेह वक्ता या नेता होगा। शनि जो है कि सेवा का कारक है और उसमें मंगल जो सेनापति है, बोलने का कारक है, तर्क देने का कारक है। तो यदि वह और काल पुरुष की कुंडली का वह लग्नेश भी है, उसकी दृष्टि पड़ जाए तो निश्चित रूप से वह अच्छा वक्ता होगा। शुक्र 11वें भाव में हो तो जातक विवाह के पश्चात धनवान होता है। शुक्र जो कि स्त्री कारक ग्रह है, स्त्री का कारक है, पत्नी का कारक है, और यदि लाभ भाव में बैठा है
तो वह अपना जो भूमिका है वह विवाह के पश्चात आरंभ करता है। 10वां सूत्र है, स्त्री की कुंडली में सूर्य तीसरे भाव में, शनि छठे भाव में हो तो जातिका का पति बड़ा अधिकारी होता है या स्वयं भी बड़ी अधिकारी होती है। ये पूर्व के वीडियो में भी मेरे द्वारा बताया गया है कि जातिका की कुंडली में सूर्य तीसरे भाव में हो और शनि षष्ठम में हो तो या तो वह स्वयं गजेटेड अधिकारी होती है या वह गजेटेड अधिकारी की पत्नी होती है। हम 11वां सूत्र बतलाते हैं, केतु 8वें भाव में हो तो जातक को जीवन में आकस्मिक धन लाभ होता है। केतु मेष, वृषभ, मिथुन, कन्या एवं वृश्चिक में हो तो जातक पेट से संबंधित समस्या से भी पीड़ित होता है। केतु 8वें भाव में, 8वां भाव हिडन और सडन का भाव है। हिडन एजुकेशन, हिडन रोग, सडन लाभ, सडन हानि, सडन की घटनाएं का भाव है। मृत्यु भाव है, आयु का भाव है, पैतृक संपत्ति का भाव है, ससुराल का भाव है। और अचानक से देने वाला, अचानक से लेने वाला, अर्थात अचानक हानि अचानक लाभ देने वाला भाव होता है। उसमें केतु भी एक हिडन उसकी क्वालिटी होती है। वह निश्चित रूप से आकस्मिक धन लाभ देगा यदि वह मेष, वृषभ, मिथुन, कन्या और वृश्चिक में हो तो। जातक पेट से संबंधित समस्या से भी पीड़ित होता है। केतु यदि इन राशियों में हो तो जातक पेट से संबंधित, किन किन राशियों में केतु होकर पेट से संबंधित रोग देगा? अष्टम भाव में मेष राशि हो, वृषभ राशि हो, मिथुन राशि हो, कन्या हो या वृश्चिक राशि यदि अष्टम भाव में और वहाँ केतु हो तो पेट से संबंधित रोग देता है। लेकिन किसी भी राशि में यदि केतु हो तो आकस्मिक धन देने की स्थिति में रहता है। शनि वृषभ राशि में हो तो जातक को जल्दी गुस्सा आ जाता है। वृषभ राशि में यदि शनि हो तो जातक को जल्दी गुस्सा आता है। विवाह के बाद परेशानी बढ़ती है, आय कम, व्यय अधिक से परेशानी रहती है। अब 13वां सूत्र बताया है, लग्न स्थिर राशि का। स्थिर राशि कौन कौन सी? 2, 5, 8, 11, अर्थात वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, और वह उस पर षष्ठेश की दृष्टि पड़ जाए तो जातक खूब धनवान होता है। लाभेश लगन में बैठ जाए तो जातक को 11वें दिन कुछ विशेष लाभ होता है। लाभ के लिए शुभ है, ये एक अलग से सूत्र है। लाभेश यदि लगन में हो तो 11वें दिन उसको लाभ होता है। शुक्र लगन में हो तो जातक खुशमिजाज, आनंद करने वाला, गीत संगीत का शौकीन, कला प्रेमी, भोगी किस्म का, तनाव रहित रहने वाला गायक भी हो सकता है। शुक्र जो कि भोग विलास का ही ग्रह है, आर्ट का कारक है, गायक, नृत्य, वादन, अभिनय, फिल्म, टीवी और लग्जरी का कारक है, खुशी का कारक है, धन संपदा का कारक है। तो ये ग्रह जब लगन में होगा तो जातक निश्चित रूप से आकर्षक होगा, खुशमिजाज होगा और मुस्कान बिखेरेगा। अब 16वां सूत्र है, शनि लगन में हो वह बृहस्पति केंद्रीय त्रिकोण में हो तो जातक अपने जीवन काल में पैतृक संपत्ति अवश्य प्राप्त करता है। शनि लगन में हो और बृहस्पति केंद्र त्रिकोण में हो तो जातक अपने जीवन काल में पैतृक संपत्ति अवश्य प्राप्त करता है। शनि काल पुरुष की कुंडली में दशम में 11वें का स्वामी है और गुरु जो है काल पुरुष की कुंडली का भाग्येश और व्ययश, तो निश्चित रूप से यह स्थिति बन सकती है। 17वां सूत्र है, चंद्र बुध की युति केंद्र त्रिकोण में हो तो जातक विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, अपने क्षेत्र में विद्वान होगा। निश्चित रूप से बुद्ध बुद्धि का कारक है, वाक चातुर्य का कारक है, लेखन का कारक है और चंद्रमा जो है भावनाओं का कारक है, मन का कारक है। तो बुद्धि और मन की जब स्थिति इस तरह हो जाती है तो वह विद्वान होना उसका अवश्य संभावी है, अपने क्षेत्र में विद्वान होगा। चंद्र बुद्ध की युति अच्छी मानी जाती है। चंद्रमा को कोई भी उच्च का ग्रह देख ले तो जातक धनवान होगा। 18वां सूत्र है, चंद्रमा को कोई भी उच्च का ग्रह देख ले तो जातक धनवान होता है, चाहे उच्च का शनि ही देखे। चंद्रमा को शनि के देखने से विषयोग अवश्य बनेगा लेकिन जातक धनवान भी अवश्य होगा। विषयोग एक अलग चीज़ है लेकिन धनवान होना अलग चीज़ है, मानसिक तनाव आ सकता है। तो ये सूत्र याद रखना चाहिए। सूर्य के दोनों तरफ कोई ग्रह हो
तो जातक चंद्रमा को छोड़कर तो जातक तेज और जोर से बोलने वाला होगा, धनवान व प्रत्येक कार्यों में उसे सफलता प्राप्त होगी। तो ये अंतिम सूत्र जिसमें सूर्य के दोनों ओर चंद्र को छोड़कर कोई ग्रह है तो जातक जोर से बोलने वाला होगा और धनवान भी अवश्य होगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो आपको यदि इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।